दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे से बच्चे की जो गुजरात के एक गुमनाम रेलवे स्टेशन पर भाप छोड़ती इंजनों के बीच हाथ में चाय की केतली लिए दौड़ता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैली सी कमीज पहने वह बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तकदीर लिखेगा। लेकिन इस कहानी में सिर्फ सफलता की चमक नहीं है, इसमें दंगों के गहरे दाग हैं, जासूसी के संगीन आरोप हैं, रातों रात लिए गए वो फैसले हैं जिन्होंने करोड़ों की जेब खाली कर दी, और एक ऐसी राजनीति है जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। एक ऐसा नाम जिसे कोई मसीहा कहता है तो कोई तानाशाह। यह कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में। एक ऐसा घर जहां सुबह सुबह पतीले में चाय उबलती थी। दामोदर दास मोदी और हीराबा के 6 बच्चों में से तीसरे थे नरेंद्र। उनका बचपन तंगहाली और गरीबी के साये में बीता। स्कूल खत्म होते ही वे वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के चाय के स्टॉल पर चले जाते और केतली लेकर कोच कोच जाकर चाय पिलाते थे। यहीं से उनके भीतर आम लोगों की नब्ज और दुनिया को समझने की कला आई। अब आते हैं उस सच पर जिसे मोदी ने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा। उनकी शादी। साल 1968 में जब नरेंद्र महज 18 साल के थे, उनके परिवार ने उनकी शादी जशोदाबेन से कर दी। ये एक पारंपरिक शादी थी, लेकिन नरेंद्र का मन घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने जशोदाबेन से साफ कह दिया कि वे देश सेवा के लिए निकलना चाहते हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। इसके बाद मोदी ने घर छोड़ दिया। यह बात इतनी गुप्त रही कि साल 2014 के चुनाव तक किसी को आधिकारिक रूप से नहीं पता था कि वे शादीशुदा हैं। पहली बार 2014 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने जशोदाबेन का नाम अपनी पत्नी के तौर पर दर्ज किया, जिसने पूरी राजनीतिक दुनिया को चौंका दिया। घर छोड़ने के बाद 1968 से 1970 तक मोदी एक सन्यासी की तरह पूरे भारत में भटके। वे हिमालय की गुफाओं में रहे, ऋषिकेश, वाराणसी और फिर पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ गए। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित थे कि सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन मठ के स्वामियों ने उन्हें वापस जाकर समाज के बीच रहकर सेवा करने की सलाह दी। 1971 में वे वापस गुजरात लौटे और अहमदाबाद में अपने चाचा की कैंटीन में हाथ बंटाने लगे। यहीं उनकी मुलाकात आरएसएस के बड़े नेताओं से हुई और वे औपचारिक रूप से संघ के प्रचारक बन गए। उनका काम बहुत जमीनी था। सुबह उठकर शाखा की सफाई करना, चाय बनाना और स्वयंसेवकों के लिए दरी बिछाना। 25 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी, तब मोदी पहली बार राजनीति के अंडरग्राउंड दांव पेंच में माहिर हुए। वे पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी दाढ़ी बढ़ाकर सरदार जी बन जाते तो कभी साधु का भेष धर लेते। इस दौरान उन्होंने अपनी पहली किताब संघर्ष में गुजरात लिखी। उनके इस साहस और सांगठनिक शक्ति को देखते हुए 1987 में संघ ने उन्हें बीजेपी में भेज दिया। राजनीति की सीढ़ियां उन्होंने बहुत तेजी से चढ़ी। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा का सारा मैनेजमेंट मोदी ने किया। इसके बाद 1991 में एकता यात्रा के जरिए वे राष्ट्रीय चर्चा में आए। असली धमाका हुआ 7 अक्टूबर 2001 को। गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल की पकड़ ढीली पड़ रही थी। तब मोदी को सीधे दिल्ली से भेजकर सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। ध्यान रहे, तब तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन राज तिलक के ठीक 4 महीने बाद 27 फरवरी 2002 को उनकी किस्मत और छवि हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलाई गई, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए। इसके अगले ही दिन पूरा गुजरात सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया गया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। आरोप लगे कि मोदी ने पुलिस को आदेश दिया था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी उनसे इतने नाराज थे कि वे मोदी का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के हस्तक्षेप की वजह से मोदी की कुर्सी बच गई। सालों तक अदालतों की जांच चली। संजीव भट्ट और जकिया जाफरी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी,
लेकिन अंत में 2012 में सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। विरोधियों के लिए यह आज भी न्याय का कत्ल है, पर मोदी ने इसे अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया। इसके बाद मोदी ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने हिंदुत्व के साथ विकास का तड़का लगाया। 2003 से उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। साल 2008 में जब ममता बनर्जी ने टाटा नैनो को बंगाल से बाहर निकाला, तो मोदी ने सिर्फ एक एसएमएस भेजकर रतन टाटा को गुजरात बुला लिया। लगातार 3 बार गुजरात जीतने के बाद 13 सितंबर 2013 को उन्हें बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया। 2014 में उन्होंने वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ दिल्ली फतेह कर ली। पीएम बनने के बाद की कहानी किसी सस्पेंस फिल्म जैसी है। 8 नवंबर 2016 की वो रात कोई नहीं भूल सकता, जब उन्होंने अचानक नोटबंदी का ऐलान कर सबको लाइन में खड़ा कर दिया। दावा था काला धन खत्म होगा, पर हकीकत में छोटे धंधे चौपट हो गए। 2019 के चुनाव से ठीक पहले राफेल डील पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन 26 फरवरी 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने राष्ट्रवाद की ऐसी लहर पैदा की कि सारा विपक्ष बह गया। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाकर और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कर अपनी उस छवि को अमर कर दिया जिसके लिए संघ दशकों से लड़ रहा था। लेकिन हकीकत का एक और पहलू है जिसे आलोचक काला सच कहते हैं। आरोप है कि उनके राज्य में अडानी और अंबानी जैसे चुनिंदा उद्योगपतियों की संपत्ति रॉकेट की तरह बढ़ी। पेगासस जैसे जासूसी कांड ने लोकतंत्र पर सवाल उठाए। बेरोजगारी और महंगाई आज भी वो कड़वे सच हैं जिनसे आम जनता जूझ रही है। 10 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना उनकी पारदर्शी छवि पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को अपना हथियार बना लिया है। तो यह है नरेंद्र मोदी, एक ऐसा शख्स जो रेलवे स्टेशन से चला, जिसने एक पत्नी को पीछे छोड़ा, जिसने दंगों के दाग झेले और जो आज भारत का सबसे ताकतवर चेहरा है। वे एक सफल प्रधानमंत्री हैं या एक चतुर राजनीतिज्ञ, इसका फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन उनकी कहानी भारतीय राजनीति का सबसे रोमांचक हिस्सा रहेगी।